इंसानियत पर से एतमाद उठाती। जालिमाना कत्ल का ये केस है तो भारत का, लेकिन इसकी तमाम तफसीलात जानने के बाद आपको भी लगेगा कि ये दुनिया की मुश्किल तरीन केसों में से एक है। अगर ये वाकया यूरोपीय कंट्रीज में रुनुमा होता तो शायद वो भी इसे हल करने में नाकाम रहते, क्योंकि इस केस में ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत है। मुख्तसर अल्फाज में ये कि पुलिस ने ये केस बिल्कुल खाली हाथों शुरू किया था और तकरीबन 1 साल मेहनत करने के बावजूद भी इनके हाथ खाली ही थे और ये केस किसी नामवर शख्सियत का भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सख्त मेहनत से इस केस को इस तरीके से हैंडल किया कि आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर पुलिस चाहे तो मुजरिम को पाताल से भी पकड़ कर ला सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जादू टोने से शुरू होकर जालिमाना कत्ल तक इस केस में पुलिस से भी बड़ा हाथ गली के एक आवारा कुत्ते का है, जिसकी वजह से न सिर्फ कत्ल बल्कि कातिल का भी पता चल गया। तो क्या है पूरा केस, आइए इस वीडियो में बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। इस केस की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर दुराना तहसील पड़ता है। इस तहसील में गांव आता है लोहिया। बात 13 जून 2019 की है। दोपहर का टाइम रहा होगा। गांव का एक शख्स ऐश्वर पंडित अपने गांव के खेतों से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी इनकी नजर पड़ी एक कुत्ते पर। ये कुत्ता अपने मुंह में दबाए कुछ लेकर कहीं जा रहा था। सुरेश ने जब इसको देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। अब ये कुत्ते के करीब जाते हैं, उस चीज को देखते हैं। जैसे ही इनकी नजर इस चीज पर पड़ी, इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कोई इंसानी बाह था। एक गली का कुत्ता खेत में इंसानी बाह मुंह में दबाए इधर उधर घूम रहा था। फौरन सुरेश ने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आवाज दी, इनको बुलाया। पुलिस को भी कॉल की जाती है। सूचना मिलते ही दुर्ला पुलिस मौके पर पहुंचती है। यहाँ लोगों की भीड़ भी जमा हो रही थी। इस बाजू को देखकर लगा कि कुत्ते ने कहीं से खोदकर इसे निकाला है। इस पे काफी मिट्टी लगी हुई थी और ये काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका था। अगर कुत्ते ने किसी कबर से खोदकर शो से बाजू काट कर लाया तो ये बहुत भयानक चीज होगी। पुलिस ने कब्रिस्तान में चेक करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। यहाँ खेतों में भी छानबीन शुरू की गई। अगर कुत्ते ने बाघ खोद कर निकाला है तो वहां पर बाकी अंग के टुकड़े भी होंगे। पुलिस यही ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते कुछ दूर एक गन्ने के खेत के किनारे उन्हें वो चीज मिल जाती है जिसकी ये तलाश कर रहे थे। वैसे कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। लगा कि किसी कुत्ते ने यहाँ पर कुछ स्मेल किया होगा और खुदाई करने की कोशिश की, पर लोगों को आसपास देखकर वो भाग गया। मगर वो बाघ उसे कौन सी जगह से मिला? दूसरी टीम इसको ढूंढ रही थी। पुलिस को यहाँ इस गड्ढे में कुछ नहीं मिलता जिसे कुत्ते ने खोदा था। अभी तक पूरे गांव में शोर मच चुका था। लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी। पुलिस ने कुछ खुदाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाया। इस गड्ढे की और खुदाई की गई। पुलिस ने जो सोचा था वही यहाँ पर होता है। इस गड्ढे के अंदर से किसी का शव बाहर निकला। लोगों ने जब ये चीज देखी तो उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल शो नहीं था। इसका सर नहीं था, यानी सर कटा हुआ था। दोनों बाजू भी नहीं थे और ये अधनंगी हालत में थी, यानी आधे कपड़े पहने हुए थी और आधे नहीं थे। बॉडी को देखकर लगा कि किसी महिला का शो होगा। पुलिस ने शो को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। इस बाघ को भी हॉस्पिटल भेजा जाता है जो कुत्ते ने कहीं से खोद कर निकाला था। इधर पुलिस की तलाश जारी थी कि कहीं से दूसरा बाघ भी मिल जाए और सबसे अहम ये कि इसका सर मिल जाए, क्योंकि बिना चेहरे के इसकी पहचान कैसे होगी। पोस्टमार्टम में पता चला कि ये शो किसी नौजवान लड़की का है जिसकी उम्र 19-20 साल से लेकर 25-26 साल तक होगी। इसके सर और बाहों को किसी तेजदार चीज से अलग किया गया था। अब ये चौंके शो गन्ने के खेत से मिला था तो पुलिस ने पता किया कि वो खेत किसका है। गांव के लोगों से जब पूछताछ हुई तो नाम आया शबी अहमद का। इनके ही पड़ोसी थे सुरेश, जिन्होंने इस बाघ को देखा था। मेरठ पुलिस की एक टीम शबी के घर पर गई। इनसे पूछताछ की गई, मगर उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो शो वहां पर किसने दफन किया। इनके परिवार के बाकी मेंबर्स को भी कुछ पता नहीं था। मेरठ पुलिस के लिए केस अब इतना आसान नहीं होने वाला था, ये लोग समझ चुके थे।
क्योंकि इसमें मरने वाली की पहचान नहीं थी। गांव में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे और जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे यानी सरपंच वगैरह, पुलिस ने बारी बारी करके सबसे बातचीत की। पुलिस की ये बात जानने की कोशिश होती है कि क्या गांव से कोई लड़की गायब है या लापता है या फिर किसी की मृत्यु हुई हो। पुलिस ने केवल यही लोहिया गांव नहीं बल्कि आसपास के सटे हुए 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे सभी जगह जा जाकर पूछताछ की, बातचीत की। ये काफी लंबा प्रोसेस था। पुलिस को एक और चीज पोस्टमार्टम के दौरान पता चली। जो कटी हुई बा वहां मिली थी, इस पर एक टैटू गदा हुआ था। इस टैटू पर किसी का नाम था, नाम मिला अमन। अब ये आखिर अमन कौन है? इधर डॉक्टर्स कंफर्म थे कि शो किसी महिला का है, मगर अमन नाम तो लड़के का होता है। फिर एक लड़की ने अमन का टैटू क्यों गदवाया? अमन कौन है और इस लड़की का क्या लगता है? पुलिस अपनी बातचीत में गांव के लोगों से अमन नाम के लड़के के बारे में भी पूछ रही थी। कहीं गांव में अमन नाम का कोई रहता हो, मगर ऐसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर यहाँ की किसी भी गांव में कोई भी नौजवान लड़की गायब नहीं थी। मामला तो ये साफ था कि ये एक कत्ल का केस है। इस लड़की का किसी ने कत्ल किया है। इलाके के एसएसपी इस केस को काफी गंभीरता से ले रहे थे। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ ये भी चेक किया जाता है कि हालिया दिनों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज हुई हो, पर यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता। कत्ल किसने किया और क्यों किया होगा? इसका मोटिव क्या रहा होगा? पुलिस ने गांव में पता किया कि किन किन घरों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें जमीनी विवाद को लेकर कत्ल होते हैं। यहाँ जमीन को लेकर कुछ कुछ केसेस तो थे, मगर इनके घरों से कोई भी नौजवान लड़की गायब नहीं थी और ना ही इनके घरों में अमन नाम का कोई लड़का मिला। प्रॉपर्टी के लिए कत्ल नहीं हुआ और शो की उम्र को देखते हुए लगा कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर होगा, शादी की बात होगी, ब्रेकअप हुआ होगा, अमन नाम के लड़के से लड़की प्यार करती होगी। लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। लूटपाट का एंगल भी साबित नहीं हुआ। अगर लूटपाट हुई होती तो लड़की का सामान लेकर लुटेरे भाग जाते। लड़की विरोध करती तो इसको मारकर चले जाते, मगर यहाँ पर तो लड़की का शो जमीन के अंदर दफन मिला था। इसका सर कटा हुआ था ताकि जिसको भी शो मिले वो इसकी पहचान न कर पाए। वही बाहें भी कटी हुई थी। एक वहां पर तो टैटू भी मिला अमन नाम का। लगा कि इस टैटू से कोई पता न कर ले, इसलिए बाघ को भी कहीं और दफनाया गया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में यही सारी चीजें देख रही थी, सोच रही थी। उन्हें वो प्यार मोहब्बत वाली बात थोड़ी कारगर लगी, मगर पुलिस ने तो हर तरीके से छानबीन कर ली। कुछ खास पता नहीं चला, कुछ नहीं मिला। दिन बीत रहे थे। वो लावारिस शो हॉस्पिटल में रखा हुआ था। कोई क्लेम करने नहीं आया। पुलिस ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए इस शो का खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पहले डॉक्टर्स और पुलिस ने शो से जुड़े कुछ सैंपल्स प्रिजर्व करके रख लिए थे, शायद बाद में जरूरत पड़े। अभी तक महीनों गुजर चुके थे, लेकिन शो की पहचान नहीं हुई। अब इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस की टीम कुछ नए तरीके से छानबीन करने का फैसला करती है। न जाने एसएसपी के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने आदेश दिया कि लोहिया गांव और आसपास के गांव में जितने भी लड़के इलाके से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, इनका पता किया जाए। अभी फिलहाल कौन से परिवार का लड़का कहां रह रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, सब की लिस्ट तैयार की जाए। ये काफी थकाने वाला प्रोसेस था। बहुत मेहनत करने के बाद पुलिस के सामने एक लंबी सी लिस्ट आती है। इसमें कोई हरपाड़ा में था तो कोई पंजाब में, कोई हिमाचल प्रदेश में तो कोई दिल्ली में। ये भी पता किया गया कि ये लड़के जहां जहां पे रह रहे हैं वहां की पुलिस थानों में कितनी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हैं, खास तौर से 20 से 25 साल की उम्र के आसपास की लड़कियों की। आखिर वो लड़के कब कब अपने घर जाते हैं, अपने घर पर कितनी बार कॉल करते हैं, इनके फोन नंबर्स क्या हैं, इनके सिम कार्ड्स कौन से स्टेट से हैं।
मतलब पुलिस ने बाहर गए लड़कों की पूरी जन्म कुंडली निकाली, एक एक करके सभी लड़कों से बात करना शुरू की। इनके इलाकों की पुलिस के थानों में जाकर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट्स देखती है, छानबीन करती है, एग्जामिन करती है। ये सब करते करते पुलिस को लगभग 1 साल बीत जाता है। जून 2019 में इस महिला का सर कटा और बाँह कटा शो मिला था। इन्वेस्टिगेशन भी तभी से शुरू हुई, लेकिन अब मई 2020 का टाइम आ गया। पंजाब के लुधियाना में भी कुछ लड़के रहते थे। मेरठ पुलिस की टीम यहाँ के भी थानों में छानबीन करती है। यहाँ पर टोटल 20 मिसिंग के केसेस सामने आए। इसमें कुछ लड़कियों के थे तो कुछ लड़कों के। 20-25 साल की उम्र के आसपास के केसेस फिल्टर किए जाते हैं तो 2 लड़कियां मिलती है। दोनों का ही नाम मिला एकता, मगर दोनों अलग अलग जगह से रिपोर्ट हुई थी। ये लुधियाना के मोती नगर थाने में मिसिंग केसेस मिले थे। दोनों एकता नाम की लड़कियों के घर वालों से बातचीत हुई। इसमें ही एक लड़की थी एकता देशवाल। इसके माता पिता ने मई 2019 में यानी 1 साल पहले केस दर्ज करवाया था कि इनकी लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी घर छोड़कर। साथ में वो घर से 15 तोले सोने के गहने और 13-14 हजार रुपए कैश, टोटल 25 लाख रुपए का सामान लेकर भागी थी। पुलिस ने जब एकता देशवाल के माता पिता से आगे बातचीत की तो इस लड़के का नाम मिला अमन। माता पिता का कहना था कि इस लड़के ने इनकी बेटी के ऊपर कुछ जादू कर दिए थे। एकता इसके लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई थी और पैसे लेकर भाग गई। बेटी के घर से भाग जाने के बाद मां ने इसे कई बार कॉल की, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। वहीं अमन ने एक बार कॉल उठाया तो मां ने इसको धमकी दी कि बेटी को छोड़ दो वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। इसके बाद से अमन ने भी कॉल नहीं उठाया। अमन नाम मिलते ही पुलिस को याद आया कि इस कटे हुए बाँह पर भी अमन नाम का टैटू गदा हुआ था। आगे पुलिस एकता देशवाल की मां का डीएनए सैंपल लेती है। इधर खेत से मिले शो के सैंपल्स भी प्रिजर्व होते हैं। इसके साथ डीएनए मैच किया जाता है। यहाँ पर डीएनए 100% मैच हो गया, यानी वो शो एकता देशवाल ही का था। पुलिस माता पिता को सारी घटना बताती है कि मेरठ के लोहिया गांव में आपकी बेटी का शो मिला, डीएनए मैच हो गया है। माता पिता शुरुआत में मानने को तैयार नहीं थे कि वो इनकी बेटी है, क्योंकि इनके अनुसार एकता अपने फेसबुक पर एक्टिव रहती थी। अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल भी 2-3 दिनों में चेंज करती थी। इससे उन्हें तसल्ली थी कि बेटी जहां कहीं भी है ठीक ठाक है। आगे पुलिस एकता की मां से अमन का फोन नंबर लेती है, इसको खंगालती है। पता चला कि ये नंबर मेरठ का है मगर लुधियाना में एक्टिव है। पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए इस नंबर की लोकेशन निकलवाती है। पता करते करते पुलिस को वो अमन मिल जाता है। इसे उठाकर दुराला ताने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। पहले तो ये इधर उधर की कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो ये टूट गया। एकता देशवाल के कत्ल में इसी का ही हाथ था और ये अकेले नहीं था बल्कि इसका पूरा परिवार, इसके पिता, भाई, भाभी, इसके दोस्त, टोटल 6 लोगों ने मिलकर 19 साल की लड़की का कत्ल किया था। पुलिस ने इसके पूरे परिवार से तफ्तीश की। सब लोगों ने मिलकर एक कहानी सुनाई। शुरुआत कुछ ऐसी थी कि अमन मेरठ के लोहिया गांव का निवासी था। ये केवल 10वीं तक ही पढ़ा हुआ था। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। आगे ये कोई काम धंधा करने के लिए लुधियाना चला गया। वहीं पर टेलिस्मन की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम करने लगता है। टेलिस्मन यानी जैसे कोई तावीज हो, कोई पत्थर हो, अंगूठी या कोई चीज जिसको मानते हैं कि इससे पहनने से या साथ रखने से कोई चमत्कार होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉकेट हो जिससे पहनने से नजर न लगे, किस्मत पलट जाए वगैरह वगैरह। तो ऐसी ही दुकान पर ये अमन काम करता था। साथ में ये जादू और तंत्र मंत्र की चीजें भी करता था। इन्हीं कारणों की वजह से एकता की मां ने इस दिन पुलिस से कहा था कि इनकी बेटी के ऊपर इस लड़के ने जादू कर दिया था, इसको वश में कर लिया था।
खैर वही एकता देशवाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दोहरा तहसील के चिनार गांव की रहने वाली थी। यहाँ पर इसके अंकल का घर था, पर इसके माता पिता लुधियाना के मोती नगर में रहते थे। शुरुआत में तो एकता अपने माँ बाप के साथ ही रही लुधियाना में, और लुधियाना में ही एक कॉलेज से BCom का कोर्स कर रही थी। ये 2nd ईयर में थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी इवेंट मैनेजमेंट का। ऐसा ही कभी एकता लुधियाना में रहती तो कभी हिमाचल प्रदेश में। 2019 के शुरुआती महीनों में एकता को कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं है कि इससे किसी चीज की एलर्जी होने लगी थी। उसने अखबार में एक एड देखा। ये एड इसका था जहां पर अमन टेलीविजन की दुकान पे काम करता था। अगर देखा जाए कि एकता को कोई प्रॉब्लम थी, कोई एलर्जी थी, तो इसे अपने माता पिता को बताना चाहिए था। शायद वो इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते, मगर इन न्यूज़पेपर में एड देकर इस दुकान पर गई। यहाँ पर अमन और एकता की पहली बार मुलाकात होती है। एकता के अंकल के अनुसार लुधियाना के बस स्टैंड के पास ही अमन सामान बेचता था। एकता भी किसी इवेंट के सिलसिले में वहीं पर आती जाती थी। यहाँ पर फिर से एकता और अमन की मुलाकात होती है। ऐसे करते करते इन दोनों में दोस्ती हो गई। ये सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वहां पर भी बातें शुरू हो गई। ऐसे करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एकता कॉलेज का बहाना देकर अमन से मिलने भी जाती थी। शुरुआत में तो माँ बाप को कुछ भनक नहीं थी, लेकिन जब अमन के बारे में पता चला तो एकता के घर वाले इसको वापस गांव बुलाते हैं। वैसे अमन अपनी कलाई में कलावा भी बांधता था। घर वालों को ये लड़का पसंद नहीं आता, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ढंग के काम भी नहीं करता था, ठीक से सेटल नहीं था। इसलिए एकता के माता पिता इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर एकता अमन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि एकता अपने माता पिता की बात नहीं सुनती थी और इससे लगातार मिलती थी। उसने अपने दोनों हाथों में अमन के नाम का टैटू भी परमानेंट बनवा लिया था। अपने घर से 15 तोले सोने और कुछ कैश लेकर अपने अंकल के घर पर गई हिमाचल प्रदेश। माता पिता को भनक नहीं थी कि इनकी बेटी घर से 25 लाख रुपए का सामान और कैश लेकर गई है। उन्हें लगा कि इनकी बेटी इस लड़के के चक्कर में इनसे गुस्सा होकर घर छोड़कर अपने अंकल के यहाँ चली गई है कुछ दिन के लिए। इधर अंकल के साथ 1-2 दिनों तक रहने के बाद एकता वापस लुधियाना चली आई, लेकिन ये अपने घर पर नहीं जाती, सीधा अमन के पास आई। फिर ये दोनों करनाल भाग जाते हैं। लुधियाना में अमन किसी जानने वाले के साथ रहता था, लेकिन इनके साथ कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद इसे लुधियाना छोड़ना पड़ा। ये एकता और अमन यहीं आकर रहने लगते हैं और यहीं पर दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र का काम शुरू कर दिया। एकता तो 25 लाख रुपए के गहने घर से चोरी करके लाई थी। कुछ वक्त यहाँ पर रहने के बाद अमन एकता लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ आया और दुराला थाना क्षेत्र में किसी किराए के घर में रहने लगा। 1 महीने तक तो ये यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। इसी में एकता ने अमन से कहा कि तुम्हारे माता पिता से मिलना है, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। अमन ने कहा ठीक है। वो दोनों ईद के दिन यानी 4-5 जून 2019 को ईद पड़ा था। 5 जून को अमन एकता को लेकर अपने घर लोहिया आया। एकता यहाँ पर सबसे मिलती है, मगर यहाँ पर लोगों के पहनावे, इनकी आदत, इनके बात करने के तरीके, इनके रहने के तरीके, इन सब को देखकर एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके साथ उसने प्यार किया, जिसके नाम का टैटू बनवाया, जिसके लिए अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को धोखा देकर इनके पैसे और गहने चोरी करके यहाँ पर आई, वो अमन था ही नहीं। इसका असली नाम था मोहम्मद शाकिब अहमद। शाकिब ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एकता से प्यार का नाटक किया था। इसी बात को लेकर एकता शाकिब से झगड़ा करने लगी कि ऐसे कैसे धोखा दे सकता है, झूठ क्यों बोला। इनमें दिन भर लड़ाई होती है। एकता बहुत दुखी थी और गुस्सा भी थी। अब इसी 5 जून के दिन रात के 9 बजे के आसपास शाकिब एकता को मनाने के लिए इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग गया। उसने पहले ही फैसला कर लिया था ये एकता का कत्ल करेगा। इसमें इसका पूरा परिवार, पिता मुस्तकीम, भाई मुसरत,
भाभी इस्मत, एक रिश्तेदार रेशमा और एक गांव का दोस्त अयान। ये टोटल 6 लोग। सभी ने मिलकर प्लान बनाया। शाकिब जब एकता को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए ले गया तो इसमें नशीली दवाई मिला दी, जिसे पीने के बाद एकता बेहोश हो जाती है। फिर इसको सीधे गन्ने के खेत में ले जाते हैं। गांव का तो आप लोगों को पता ही है कि सूरज ढलने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, इसलिए उन्होंने कत्ल का टाइम रात का चुना। बेहोशी के बाद एकता को खेत में ले जाया गया। पहले तो एक तेज धार हथियार एकता के गले पर चलाते हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसे दफन करने के लिए वहीं पर पावड़े से खुदाई होती है। पूरा परिवार इसमें शामिल था। लड़की को कोई पहचान न सके इसलिए पहले इसके ऊपर से कपड़े उतारते हैं, फिर पावड़े से सर धड़ से अलग किया गया। जो एकता के दोनों हाथों पर अमन नाम का टैटू था, तो शाकिब उर्फ अमन ने इसके दोनों हाथों को काटकर अलग किया। फिर बाकी धड़ को यहीं पर दफन कर देते हैं और बाकी बचे हाथ और सर इनको कहीं और ले जाकर दफन किया गया। ये सारी चीजें करने के बाद शाकिब वापस लुधियाना चला गया। बाकी घर वाले भी अपने नॉर्मल कामों में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाकिब के पास एकता का फोन था, जिसमें ये फेसबुक यूज करता, व्हाट्सएप की डीपी चेंज करता, ताकि घर वालों को लगे कि इनकी बेटी सही सलामत है, ठीक ठाक है। जब एकता के माता पिता को पता चला कि इनकी बेटी हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, भाग गई है, तो उन्होंने लुधियाना के मोती नगर में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई। इधर एकता ने अपने घर जाने की भी जिद की थी, मगर शाकिब और इसका पूरा परिवार उसे जाने नहीं देते, क्योंकि अगर ये जाती तो अपने साथ जो गहने लेकर आई थी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, वो इससे भी साथ लेकर चली जाती। लेकिन ये लालची परिवार 25 लाख कैसे जाने देता। फिलहाल पूरा परिवार पुलिस की हिरासत में है। जब शाकिब और इसके परिवार को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते में शाकिब ने पानी पीने का बहाना किया। गाड़ी जब रुकी तो ये कांस्टेबल का बंदूक छीनकर भागने लगता है। उसने कांस्टेबल के सीने में गोली भी दाग दी। आगे पुलिस इसको चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ लेती है। इस दौरान शाकिब को 3 गोलियां भी लगी। शाकिब और कांस्टेबल दोनों को हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। पुलिस को एकता का फोन, गहने, कत्ल में इस्तेमाल हुआ फावड़ा, सब कुछ बरामद हो गया। अगर 13 जून 2019 के दिन वो कुत्ता इंसानी हाथ लेकर खेत में ना घूम रहा होता, तो ये केस आज भी शांत पड़ा रहता। पुलिस ने 1 साल तक कड़ी मेहनत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस सुलझा दिया। जो इसमें एक्यूज इस्मत थी, ये सबसे पहले सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करती है, मगर बेल खारिज हो गया। फिर उसने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। पुलिस को इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए 10 जुलाई 2020 को हाई कोर्ट इस्मत को बेल दे देती है। इसी के आधार पर मुशर्रफ भी बेल पर बाहर आ गया। 3 सितंबर 2020 तक मुस्तकीम को भी हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। इसमें जो मेन एक्यूज था शाकिब अहमद, 13 जनवरी 2021 तक ये भी बेल पर बाहर आ गया। ऐसे करते करते हाई कोर्ट सभी लोगों को बेल दे देती है। एकता ने भी अपने माता पिता का कहा नहीं सुना था, इनको धोखा दिया था। इनकी मेहनत की कमाई 25 लाख रुपए, गहने, जेवर, कैश सभी चोरी करके भाग गई थी। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में।